नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। ताज़ा से ताज़ा खबर तो ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी ने छापा मारा है। एक के बाद एक 9 सम्मन उन्हें दिए गए पूछताछ के लिए आने के लिए, लेकिन वो नहीं गए। अब आज शायद संभवतः सर्च वारंट लेके पहुंची है। अभी कुछ पता नहीं है कि कौन क्या लेके पहुंचा है, लेकिन सर्च हो रही है उनके घर की और केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। जॉइंट डायरेक्टर लेवल के सीनियर व्यक्ति और शायद 1 दर्जन अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ कर रहे हैं। और बाहर छन के जो बात आ रही है उसमें यह भी है कि केजरीवाल का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। देश में मेरे ख्याल से किसी मुख्यमंत्री का मोबाइल जब्त करने का ये पहला मामला होगा, ऐसा मुझे लगता है। याद नहीं पड़ता कि कहीं पहले भी ऐसा हुआ है कि पद पर रहते हुए किसी चीफ मिनिस्टर से ऐसी पूछताछ हुई हो उसके घर में जाकर और फिर मोबाइल जब्त किया गया और जांच हो रही हो। और शायद ऐसा अनुमान लग रहा है। अनुमान, अब देखिए, ऐसे वक्त में जब कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता, पता नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है अंदर। तो जो अनुमान लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट रातों रात जाएंगे केजरीवाल के वकील, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए आज रात को सुनवाई की मांग करेंगे, ऐसी मीडिया में चर्चा है। ऐसी भी चर्चा है कि ईडी अपने दफ्तर ले जाएगी केजरीवाल को, रात भर पूछताछ करेगी, सुबह उनको अरेस्ट शो करेगी, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन चुनाव सामने है लोकसभा का और एक के बाद एक। अभी हेमंत सोरेन का मामला हुआ था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री पद से और फिर जेल गए। अब ये केजरीवाल का मामला। तो अभी क्योंकि मामला हुआ ही है इसलिए कह नहीं सकते क्या निकल कर आएगा। पेनल्टी कॉर्नर में इस पर कोई विवेचना करना, विश्लेषण करना संभव नहीं है। सिर्फ सूचना ही दी जा सकती है कि देश में एक मुख्यमंत्री, दिल्ली राज्य जो हालांकि पूर्ण राज्य नहीं है फिर भी आम आदमी पार्टी के नायक के नाते उनका बड़ा कद है, उनको ईडी पूछताछ के लिए उनके घर गई है। और पूछताछ के बाद क्या एक्शन होता है इस पर सबकी नज़र रहेगी। सब कौतूहल से देख रहे होंगे पूरे देश में। आज सोनिया गांधी, खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोषाध्यक्ष अजय माकन भी थे, रमेश भी थे, जयराम रमेश। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कांग्रेस के खाते इनकम टैक्स से सीज कर लिए। उन्होंने कहा कि 0.7% गड़बड़ी के लिए 106% पेनल्टी लगाई जा रही है। 200 करोड़ से ऊपर का हमारा बैंक अकाउंट सीज कर लिया। हम चुनाव नहीं लड़ सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते, अब प्रत्याशियों को पैसे नहीं दे सकते, हम हवाई जहाज किराए पर नहीं ले सकते, हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, सभाएं नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह सारी बात तीनों ने कही। और कहा कि ये चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है और ये लोकतंत्र पर हमला है। बड़ी बात हुई है, ये सुनते हैं सोनिया गांधी ने क्या कहा और खड़गे ने क्या कहा। The issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue. Everyone knows the BJP hugely, massively. On the other hand, the finances of the principal opposition party,
the Indian National Congress. कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, सच है ना? सेटल हो जाए। राजनीतिक दल नहीं आते। बीजेपी ने कभी नहीं दिया अकाउंट। इसके बाद भी अगर हमसे ये मांगा जा रहा है तो हम न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कम से कम न्यायालय तो इस बात को देखे, कानून को देखे, रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस जो संविधान के तहत होता है उसके तरफ तो ध्यान दे दो, क्योंकि आज वो हुकूमत में है, कल दूसरी पार्टी आएगी, लेकिन हमको ये लेवल। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई चैनलों ने लाइव दिखाई। देश में इस बात पर चर्चा होगी इनकम टैक्स के खाते कांग्रेस के फ्रीज होने के कारण कांग्रेस ठीक से चुनाव लड़ भी पाएगी या नहीं लड़ पाएगी। हाड़ौती में एक कद्दावर नेता ने आज भाजपा छोड़ दी। प्रहलाद गुंजल कभी संसदीय सचिव रहे राजस्थान सरकार में, वसुंधरा सरकार में। ये प्रहलाद गुंजल जो खांटी भाजपा के नेता वसुंधरा जी कट्टर समर्थक, और बड़ी सभाएं होती हैं इनकी कोटा संभाग में, इन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और अशोक चांदना पूर्व मंत्री, आप देख रहे हैं विधायक मौजूद हैं। तीन विधायक मौजूद हैं। ये विधायक हैं आज तीनों, और प्रहलाद गुंजल विधायक नहीं है, लेकिन उन्हें आज कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। भाजपा ने जिस तरह महेंद्रजीत सिंह मालवीय को छीना था कांग्रेस से, और पहले विधानसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा को छीना था जो हार गई विधानसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर टिकट दे दिया और महेंद्र सिंह मालवीय को भी टिकट दे दिया। कांग्रेस ने राहुल कसवा को छीन लिया, सिटिंग एमपी, और अब दूसरा ये झटका कांग्रेस ने दिया बीजेपी को प्रहलाद गुंजल का। प्रहलाद गुंजल कोटा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हम 3 दिन पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं। 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। एक दिन इशारे में कहा था, दूसरे नाम लेकर कहा था, तीसरे दिन कल ये बता ही दिया था कि आज ज्वाइन करेंगे। और प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ेंगे कोटा से। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सामने प्रत्याशी होंगे। प्रहलाद गुंजल, ओम बिरला और भवानी सिंह राजावत तीनों एक कद के थे किसी जमाने में। तीनों संसदीय सचिव होते थे वसुंधरा जी की सरकार में, परंतु भवानी सिंह राजावत कहाँ चले गए और ओम बिरला कहाँ पहुँच गए। तीनों के बीच राइवलरी रही, आज भी कायम है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर 5 साल रहने के बाद अब चुनाव लड़ने आए हैं। मोटे तौर पे लोग मान रहे हैं कि ओम बिरला तो जीत ही जाएंगे आमतौर पर, लेकिन ये कड़ी चुनौती पेश कर दी आज कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को लेके। प्रहलाद गुंजल बड़े जनाधारवादी नेता हैं और अच्छा चुनाव मान देंगे, ऐसा मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीतने जा रहे हैं या वो हारने जा रहे हैं, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन जिसको चुनाव कहते हैं, चुनाव जैसा चुनाव होगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, कल भी मैंने जिक्र किया था कि कोटा से रामनारायण मीणा सांसद रह चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, मीणा, और कई बार बीजेपी और कांग्रेस के गुजर एमपी रह चुके हैं टोंक सवाई माधोपुर से। दोनों लगी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी, एक दूसरे से गलबैयां करती हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस बार कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर से हरीश मीणा को, जो विधायक हैं, उनको टिकट दिया है, पूर्व डीजीपी को। और अगर कांग्रेस कोटा बूंदी से लगी हुई सटी हुई सीट से प्रहलाद गुंजल को टिकट देती है तो गुजर और मीणा की युति क्या बना पाएगी कांग्रेस दोनों सीटों पर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जातिवाद यहाँ पर बहुत हावी है। और अगर प्रहलाद गुंजल को मीणा वोट मिल गए तो वो मुश्किलात पेश कर सकते हैं, और हरीश मीणा को गुजर वोट मिल गए, क्योंकि अब मुझे लगता है बीजेपी पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय किसी गुजर को खड़ा करने के टोंक सवाई माधोपुर से, ताकि वो यहाँ तो एक मार्शल कौम के वोट ले ही ले टोंक सवाई में, कोटा में भी डैमेज करने की कोशिश करे कांग्रेस को। इसके लिए बीजेपी को अब
चाहे अलका गुर्जर उतरे, चाहे सौम्या गुर्जर उतरे, चाहे सुनीता बैंसला उतरे, या कोई और पुरुष जो आज सिटिंग एमपी हैं वो उतरें, लेकिन गुर्जर प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये पॉलिटिकल कंपल्शन लगता है, जातीय राजनीति के आधार पर मैं कह सकता हूँ जो इस इलाके में चलती है, ये पॉलिटिकल कंपल्शन होगा। तो देखते हैं बीजेपी की लिस्ट जो कल आने वाली थी 22 तारीख को, आज मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, अब वो शायद 23 को आएगी। एक दिन और टल गई है सीईसी की बैठक बीजेपी की, और बीजेपी जिन 10 सीटों पर उम्मीदवार नहीं तय कर पा रही, या नहीं तय करके तो नहीं कह सकते, पर घोषित नहीं कर रही, कुल मिला के वो कांग्रेस के उम्मीदवार ढूंढ रही है, देखना चाह रही है, या कांग्रेस उनके उम्मीदवार देखना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने भी 15 सीटों पर सलाह मशवरा मंथन सब कर लिया, लेकिन प्रत्याशी की घोषणा आज भी नहीं हुई है। आज एक बड़ी घटना हुई। सबसे पहले प्रहलाद गुंजल ने क्या कहा ये तो सुन ही लेते हैं। आज भाजपा छोड़े हैं, पक्के भाजपा के कट्टर नेता रहे, इनके मुखारविंद से क्या निकला ये सुनना जरूरी है। महसूस होने लगा है, अभी माननीय अशोक गहलोत साहब अपने संबोधन में कह रहे थे देश में भय का वातावरण है। जिस प्रकार की परिस्थितियां लगातार हमारे सामने एक के बाद एक उपस्थित होती जा रही, सत्ता की ताकत के बूते आम आदमी की आवाज को दबा देना, न केवल दबा देना, कुचल देने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए चुनौती बन गई। और मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं राजनीति में कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने अंदर हिम्मत रखो, हौसला रखो। लोकतंत्र में सरकारें सुरक्षा की गारंटी होती है, भय का कारण नहीं होती। लेकिन प्रहलाद गुंजल के इस कांग्रेस को ज्वाइन करने के समारोह में शांति धारीवाल, दिग्गज नेता अशोक गहलोत के राइट हैंड अनुपस्थित रहे। ये रेखांकित किए जाने योग्य बात है। ऐसी हाड़ौती के सियासती गलियारों में चर्चा है कि शांति धारीवाल इस ज्वाइनिंग से सहमत नहीं थे। ममता शर्मा जो भाजपा से कांग्रेस में आई हैं, वो हरिमोहन शर्मा, ये बड़े नेता नहीं मौजूद थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय वो ये कि ओम बिरला और शांति धारीवाल एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट हैं। ये चर्चा विधानसभा चुनाव में भी चली, मात्र थोड़े से वोट से प्रहलाद गुंजल को हरा के शांति धारीवाल जीते थे। शायद वही अदावत आज उनके मन में होगी, इसलिए वो नहीं आए। सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बना देगा चुनाव का। सतीश पूनिया आमेर से चुनाव हार गए, उन्हें चुनावी राजनीति से विरक्ति हो गई थी एक बार, फिर बार बार ये चर्चा चली कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है, अजमेर से लड़ा जा सकता है, जयपुर ग्रामीण से लड़ा जा सकता है। फाइनली आज उनको हरियाणा का चुनाव प्रभारी बना दिया गया। लोकसभा चुनाव के एक बड़ा कद हो गया उनका। वो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इससे भी बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ मैं, हरियाणा में जहाँ गैर जाट सीएम हैं, पहले गैर जाट सीएम था, वहाँ एक जाट नेता को हरियाणा के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा की, 10 में से 10 सीटें लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे सतीश पूनिया को, मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। लेकिन वहाँ आसानी ये है कि कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, तीनों जाट ओरिएंटेड पार्टियां हैं, तीनों प्रत्याशी खड़े करेंगे हर सीट पर। जेजेपी हो सकता है कि 2 या 4 सीट पर ही खड़े करे, 10 पे ना करे। इनेलो भी हो सकता है 2-3 पे करे, पर जिन पे खड़ेंगी वो एक ट्रायंगुलर फाइट क्रिएट कर देंगी, जाटों के वोट डिवाइड होंगे, बीजेपी का रास्ता आसान होगा। और ऐसे में एक अच्छे पढ़े लिखे जाट नेता को जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के राजस्थान में, उनको आज जिम्मेदारी सौंपी गई। अब ये तय है कि सतीश पूनिया अजमेर या जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन परफेक्ट 10/10 लाने की उनकी जिम्मेदारी बड़ी महती जिम्मेदारी है। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। आज जयपुर में लोकतंत्र सेनानी संघ, यानी जिन लोगों ने 74 से लेकर 77 तक आपातकाल का विरोध किया, जेल गए, आपातकाल की यातनाएं सही, और बाद में जब वो आपातकाल खत्म हुआ, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, जनता पार्टी का शासन आया, तब वो बाहर आए जेल से। उनको बीजेपी ने अपने शासन में लोकतंत्र सेनानी कह करके उनकी पेंशन शुरू की और उनको वैसा ही ट्रीट किया जैसा कि स्वतंत्रता सेनानी होते हैं। आज लोकतंत्र सेनानी संघ का एक राष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ पर बिरला ऑडिटोरियम में हुआ।
भजनलाल मुख्यमंत्री राजस्थान के उसमें मौजूद थे, इसमें कोई दो राय नहीं। जेपी मूवमेंट के बाद 74 में, उसके बाद आपातकाल लगा और बहुत यातनाएं लोगों ने जेल में सही, और 77 से आज तक इसे याद किया जाता है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल ने लोकतंत्र के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए जेल जाने वालों को संबोधित करते हुए क्या कहा। जिन्होंने कि लोकतंत्र को बचाने का और प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया, वो याद जब आती है 25 जून 1977, 75 लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा लोकतंत्र, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय अगर निर्णय देता है तो सबको मानना होता है, लेकिन न्यायालय को भी दत्ता बताते हुए और इस प्रजातंत्र प्रणाली को, संविधान को चुनौती देते हुए जिस तरह से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो निर्णय लिया था, सबसे पहले तो मैं उन सभी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रजातंत्र के इतिहास में, देश की आजादी के बाद हमारा प्रजातंत्र संविधान बना था, पहला मौका आया था और पहले मौके पर हमारे आप जैसे लोकतंत्र सेनानियों ने विरोध में जो हम होते हैं, हम कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विरोधी हमारी ताकत होता है। ये लोकतंत्र सेनानी संघ का सम्मेलन था। मुख्यमंत्री भजनलाल तो उस वक्त शायद राजनीति में सक्रिय होना दूर, मेरे ख्याल से बच्चे रहे होंगे। सन 76, 75, 74 की बातें हैं। नाथू सिंह की मुझे याद है, नाथू सिंह जरूर जेल गए थे, तो महाराजा कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष थे उस जमाने में। बाद में सांसद बने सबसे कम उम्र के, जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा। आज भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के क्लस्टर दौरा करते हुए कोटा पहुंचे। कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा के क्लस्टर का उन्होंने वहाँ की जनता को संबोधित, जनता यानी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने की कोशिश की। डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा भी साथ थे, दुष्यंत सिंह थे भाजपा के प्रत्याशी मौजूद, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे और इस क्लस्टर के हेड भी मौजूद थे, नारायण पंचारिया, और बहुत बड़ा संबोधन दिया वहाँ पर ओम बिरला ने, जो प्रत्याशी हैं कोटा से भारतीय जनता पार्टी के। अब वो लोकसभा अध्यक्ष होना अलग बात है, वो तो एक पद ऐसा है जिस पर वो कायम रहेंगे जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता, लेकिन इस वक्त वो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के नाते वहाँ पे यहाँ पे आपको मंच पर दिख रहे हैं। आइए सुनते हैं ओम बिरला ने क्या कहा चुनाव लड़ने से पहले कोटा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए। सुनिए। देश और दुनिया जब लोकतांत्रिक विषय की चर्चा करता है तो लगता है कि दुनिया का लोकतंत्र में भारत का लोकतंत्र कैसा है, जहां एक गांव का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, जहां एक पटरी पर, फुटपाथ पर चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, ये लोकतंत्र है। आज उन्होंने अपने अभियान की एक तरह से शुरुआत की है। कोटा के लेके पता नहीं कुछ बोला या नहीं बोला, ये भी हम सुन नहीं पाए। देश और दुनिया के लोकतंत्र की चर्चा, चूंकि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे ना 5 साल, इसलिए वहीं से बात शुरू की है। आने वाले वक्त में धरातल पर उतरकर उनको कोटा के विकास की और कोटा की समस्याओं की बात भी करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस सुधारती है तो उनके लिए चुनाव लड़ना वास्तव में चुनौतीपूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हालांकि उनका बहुत बड़ा कद है, लोकसभा के अध्यक्ष का कद कोटा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके जैसे व्यक्ति को, उनके नुमाइंदे को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया।
अब कद अपनी जगह है, पद अपनी जगह है, लेकिन जब वोट पड़ता है तो क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है, किसके लिए पड़ता है, हराने के लिए पड़ता है, जिताने के लिए पड़ता है, जाति से पड़ता है, अनुच्छेद 370 से पड़ता है कि राम मंदिर से पड़ता है, क्या होता है आज नहीं कह सकते। जैसे जैसे चुनाव की यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे, जनता का मिजाज भांपने की कोशिश भी करेंगे, पता भी लगेगा जनता मोदी है तो मुमकिन है पे जाती है या किसी अन्य बात पर, बेरोजगारी, महंगाई, किसी अन्य विषय पर अपनी राय व्यक्त करने की कोशिश करती है। कह नहीं सकते आज। फिलहाल पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। हम निरंतर हाजिर होंगे। जाते जाते बताना चाहते हैं कि अब 22 के स्थान पर 23 तारीख को बीजेपी की लिस्ट आने की संभावना है। हालांकि शनिवार का दिन है, लेकिन यदि उस दिन सूची आई तो मैं हाजिर होऊंगा पेनल्टी कॉर्नर लेकर आपके समक्ष। नमस्कार।